देखो मास तो ये इक्वल। न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हाँ कि हाँ। एक बलून है, वो जैसे मान लेते हैं ये बलून है, ठीक है। हम्म और मान लेते हैं ये बलून ऐसे होता है, हॉट एयर बलून है ना। अब ये क्या कर रहा है, हम्म ये नीचे की ओर आ रहा है ऐसे, ए हम्म एक्सेशन से। जाहिर सी बात है, इसमें जो लोग बैठे हैं ना, उसका वेट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा होगा, ठीक है ना। हम्म मान लेते हैं इसका टोटल वेट कैपिटल एम है। कितना है? हम्म। कैपिटल एम। अब क्या टोटल है। किया, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कितना वेट हटा दे। मान लेते हैं इसमें से हम स्मॉल एम अमाउंट ऑफ वेट क्या करें, एम अमाउंट ऑफ वेट को ना गिरा दे, ड्रॉप कर दे। तो हम क्या कर हम्म दें, ड्रॉप कर दें। तो ये बलून थोड़ा सा हल्का हो जाएगा, जाएगा ना। हम्म अब इसका वेट जो हो हम्म। जाएगा वो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम हो जाएगा। और ओके। अब ये जिस एक्सेशन से ये नीचे आ रहा था ना, उसी एक्सेशन से ये ऊपर जाने लगे। हम्म। ये कंडीशन है, पहले ये था अब ये हो जाए। क्लियर है? हम्म ठीक, तो ये क्वेश्चन है। आप क्या कर सकते हैं, इस पहले कंडीशन को देखो। अगर जो पहली कंडीशन है उसमें वेट इसका नीचे क्यों लग रहा है, एम जी। हम्म। ठीक। अच्छा, इसमें क्या हो रहा होगा, यहाँ हॉट एयर बलून है ना। तो हॉट एयर बलून में अंदर क्या जलती है, आग जलती रहती है, जिसकी आग वजह से जलती रहे, हाँ। एक थ्रस्ट क्रिएट होता है। तो मान लेते हैं एक थ्रस्ट फोर्स टी ऊपर की ओर क्रिएट कर रहा है, जो इसे ऊपर ले जाता। हम्म ओके। ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि एम जी यहाँ पे ज्यादा है और थ्रस्ट कम है, जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा है। ठीक है। हम्म तो इस इक्वेशन के लिए हम ये कह सकते हैं कि एम जी माइनस दिस थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू, का मास है एम इंटू ए। हम्म देखो यहाँ पे, देखो ये जो ए एक्सेशन से नीचे आ रहा है, ये एक्चुअल में यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक वेट और एक थ्रस्ट जो इसे ऊपर ले जा रहा है। यहाँ पे ये हाँ। थ्रस्ट हॉट एयर की वजह से क्रिएट होता है, ठीक है। और इन तो दोनों इसके का लिए हो गया। रिजल्ट ये है कि ये नीचे आ रहा है। तो हाँ। अगर ये नीचे आ रहा है, यानी कि जो नीचे का फोर्स है वो ज्यादा होगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एम जी माइनस टी, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो ये है कि ये ए एक्सेशन से नीचे आ रहा है, इक्वल टू एम ए। हम्म अब इस केस में क्या होगा, सेकंड केस में, सेकंड केस में जब हमने एम मास इसमें से ड्रॉप कर दिया, जो बना देते हैं ऐसे, जब हमने इसमें से एम मास ड्रॉप कर दिया, एम मास को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो इसका जो मास बचा वो एम माइनस एम बचा। ठीक है। हम्म अच्छा, इसमें थ्रस्ट उतना ही जनरेट हो रहा होगा टी, क्योंकि हम्म जो एयर है, मतलब जो इसमें बर्नर जल रहा था, वो उसी वो रेट तो से उतना जल ही रहा वर्क होगा। करेगा। ठीक है। लेकिन इसका वेट अब कम हो गया, तो नीचे की ओर जो लगने वाला फोर्स है एम माइनस एम जी, वो कम हो गया होगा। अब ये हम्म हम्म ए एक्सेशन से ऊपर जाने लग रहा है, इसका मतलब है कि हम्म अब जो है टी ज्यादा हो गया है इसके कंपैरिजन में। तो सेकंड केस में हम्म। इक्वेशन बननी चाहिए टी माइनस एम इंटू जी इज इक्वल टू एम माइनस एम इंटू ए बनना चाहिए। हम्म। हाँ अब इन दोनों इक्वेशन में टी को एलिमिनेट कर दे, क्योंकि टी क्वेश्चन में दिया नहीं था, ये तो हमने हाँ, अपनी तो तरफ से ऐड माना कर है। देंगे। ठीक है। और हम्म ए निकाल लेते हैं, तो अगर हम वन को टू में ऐड कर दें तो हमें मिलेगा एम जी। ठीक है। और फिर ये टी और ये टी कट जाएगा, एमजी माइनस एमजी कैपिटल एमजी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। एम, मतलब पहले तो ये ऐड करके आएगा ना, एम जी। हम्म और ये कट जाएगा, हाँ। माइनस एम इंटू जी हम्म इक्वल टू एम ए प्लस एम माइनस एम इंटू ए। ठीक है। अब यहाँ से जी कॉमन ले लो, तो अच्छा एम अमन। माइनस एम प्लस एम इक्वल टू ए कॉमन ले लो, तो एम प्लस एम माइनस स्मॉल एम। ठीक है। अमन, हाँ जो पहली वाली इक्वेशन से मैंने टी इक्वल्स टू एम कॉमन लेके जी माइनस ए लिया है, तो वो वैल्यू पुट कर ले तो नहीं हो पाएगा। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, हमको टी हटाना है बस। चाहे यहाँ चलो से टी ठीक की है। वैल्यू निकाल दो, एम जी माइनस एम यहाँ रख लो, वो तो दोनों ही ठीक। तरीका यूज कर ही ये कट देते हैं। जाएगा। एम जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एम बाई ए, अरे इंटू ए। एम ए माइनस एम ए, क्योंकि हमें स्मॉल एम निकालना है, ठीक है। इसलिए अच्छा ऐसे हाँ। लिख देते हैं। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, कुछ ऐसा आएगा, स्मॉल एम निकालना है, इसको इधर ले आए, इधर आके ऐड कर जाएगा, और एम कॉमन हो जी जाएगा, प्लस तो स्मॉल एम की वैल्यू हो जाएगी एम ए टू एम अपॉन ए अपॉन जी जी प्लस प्लस ए। ए। ठीक है। नाइस। इतना मास अगर हम फेंक दें उसमें से, टू एम ए अपॉन जी प्लस ए, ठीक है, तो ये बॉडी क्या करेगी, ऊपर की ओर जाने लगी। क्लियर है? नेक्स्ट हम्म क्वेश्चन देखते हैं। दो तो इक्वेशन ऑफ मोशन एक लगानी क्वेश्चन पड़ेगी। ये है कि एक स्मूथ टेबल है, उसमें दो बॉल्स रखी हैं स्मॉल एम मास की, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 12 दिया हुआ है। और बिल्कुल हम्म मिड में जहाँ पे हमने एक फोर्स लगाया है एफ फोर्स से, ये फोर्स कांस्टेंट है यहाँ पे कहा गया है, एक कांस्टेंट फोर्स से इसको उठाया है। हमको बताना है, ऐसा होगा कि जैसे ये दो बॉल्स हैं और इन दोनों के बीच में स्ट्रिंग है, एक धागा। ठीक। और जब हम इसको बीच से उठाएंगे ऐसे,
तो क्या होंगी, बॉल्स पहले ऐसे करीब आने लगेंगी। तो ये जो अप्रोच करनी है जिस एक्सेशन से एक दूसरे की तरफ, वो एक्सेशन बताना है, और उस समय बताना है जब इनके बीच का सेपरेशन 2x हो गया। तो इसको अगर हम डायग्राम बनाए तो कुछ ऐसा होगा कि बॉल यहाँ आ गई होंगी, पहले यहाँ थी, ठीक है, पहले जो जहाँ पे थी वो डिस्टेंस 12 थी, और अब जो डिस्टेंस बची है वो 2x बची है ना, यानी ये x और ये। और जब ये बॉल ऐसे आ जाएंगी तो एक्चुअल में जो स्ट्रिंग पहले फ्लैट थी, अब वो स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी, और यहाँ पे फोर्स ऊपर की ओर लग रहा होगा, ठीक है। इस समय मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है हमारा, और यहाँ पे जो टेंशन जनरेट हो रहा होगा वो टी होगा, यहाँ भी टेंशन जनरेट हो रहा होगा टी, ठीक है। तो पहले हम टी की वैल्यू निकालेंगे, ये टी कितना है, और फिर हम ध्यान से अगर सोचें तो ये जो टी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा टी कॉस थीटा, और एक इस डायरेक्शन में होगा टी साइन थीटा। तो हम ध्यान से देखें तो जो टी कॉस थीटा कंपोनेंट है इधर भी ऐसे ही होगा, इधर की ओर टी कॉस थीटा होगा, यानी ये जो टी कॉस थीटा कंपोनेंट है ना, और ये टी साइन थीटा होगा। ये टी कॉस थीटा ही कंपोनेंट इन्हें आपस में क्या कर रहा है, आपस में कैंसिल। करीब लाने में हेल्प कर रहा है, कैंसिल नहीं कर रहा है, यही कंपोनेंट इसे करीब ला रहा है। देखो, यानी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगा इन बॉल्स का, जिनका मास स्मॉल एम माना है मैंने, का जो मास है स्मॉल एम है, इनका जो एक्सेलरेशन है वो इस टी कॉस थीटा की वजह से आएगा। अगर हम टी निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें इस पॉइंट पे, फोर्स एफ ऊपर की ओर लग रहा है, और इधर टी लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक परपेंडिकुलर से ज्वाइन करें, ठीक है, तो ये आएगा, ये थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, आएगा ना। तो ये हो जाना चाहिए, या फिर तो हम इस टी को अगर रिजॉल्व करें तो नीचे की ओर आना चाहिए इस डायरेक्शन में। देखो, जब रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में हमारा आएगा, इधर से टी कॉस 90 माइनस थीटा, और एक इधर से भी, यहाँ पे ऐसे सोचो, हाँ, इधर से भी आ हाँ, जाएगा मतलब दोनों यहाँ साइड पे से। फोर्स ऐसे लग रहा है, और एक टी इधर लग रहा है, और एक टी इधर लग रहा है, ये दो टी लग रहे हैं ना, और इधर फोर्स लग रहा है, तो और ये एंगल मैंने 90 माइनस थीटा माना है, तो एक टी का इधर से एक कंपोनेंट आएगा और एक इधर से, तो दो कंपोनेंट इधर टी कॉस 90 माइनस थीटा आ जाएंगे ना, ठीक है। क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा हम जानते हैं साइन थीटा होता है, तो पहले ही मुझे ये दिख रहा है कि जो एफ फोर्स है वो 2 टाइम्स टी साइन थीटा है, ठीक है। चाहे ऐसे भी कह सकते हो कि टी साइन थीटा 2 टी साइन थीटा इक्वल टू एफ है, चाहे ऐसे देख लो टी कॉस 90 माइनस थीटा, और टी कॉस 90 माइनस थीटा 2 टी साइन थीटा आ जाएगा, तो 2 टी साइन थीटा नीचे की डायरेक्शन में और एफ ऊपर की डायरेक्शन में, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई एफ बाई 2 साइन थीटा, ठीक है। अब इस टी कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से इसमें एक्सेशन जनरेट हो रहा है इस वाले में, अगर इस एक्सेशन को हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो एक्सेशन जनरेट हो रहा है स्मॉल ए है, एक्स है दिखा रहे, तो जो ए एक्सेशन जनरेट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये इस टी कॉस थीटा की वजह से हो, कह सकते हैं कि टी कॉस थीटा जो है बराबर है एम इंटू ए के। अब टी कॉस थीटा कितना है, सॉरी, टी की वैल्यू रख लो, टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एफ अपॉन 2 साइन थीटा इंटू, और ये कॉस थीटा और इक्वल टू एम ए, तो ए का वैल्यू हो जाएगा एफ अपॉन एम और टेन कॉस अपॉन साइन टेन सॉरी कॉट थीटा हो जाएगा ना। बोलो, इतनी बातें समझ आ गई। ठीक। हम्म। अब देखिए, कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए हमें ये x पता है। अब हम अगर ध्यान से सोचें तो ये जो पहले यहाँ से यहाँ तक लेंथ l ना थी, ये थी, ये l लेंथ थी, क्योंकि ये टोटल 12 थी, वही लेंथ अब ये नहीं बन गई है, हाँ। ठीक। और तो अगर ये l है और ये x है, तो इस ट्रायंगल में ये वाली वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आनी चाहिए। अब कॉट थीटा फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉट थीटा के अकॉर्डिंग बेस है x अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, अंडर रूट एल स्क्वायर। बस यही एक्सप्रेशन हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन ये है, ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसा है
कि मान लेते हैं एक इधर से वाटर की जेट चल रही है v1 स्पीड से, और इधर से एक प्लेट है वो इसकी तरफ आ रही है v2 स्पीड से। और जब पानी इस पे पड़ता है, ठीक है, तो पानी क्या करता है, इसकी सरफेस के लॉन्ग स्प्लैश कर जाता है, ठीक है ना। ये जब सरफेस के लॉन्ग स्प्लैश कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसका फाइनल मोमेंटम नहीं लेना है, इनिशियल मोमेंटम लेना है बस, ठीक है। हमको ये ओके बताना है कि इस प्लेट पे कितना फोर्स जनरेट होगा। जैसे कोई पिक्चर पिक्चर में नहीं दिखाते हैं कि वाटर गन चल रही होती है और सामने से पुलिस वाला शील्ड लेके उसकी तरफ जा रहा होता है, बिल्कुल वैसा ही है, हम्म ठीक है। अब देखो, तो हम ये मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो वाटर है ना v स्पीड से एक प्लेट की तरफ जा रहा है, और जो प्लेट हमारी रेस्ट पे है, ठीक है। तो जब ये वाटर v स्पीड से इसकी तरफ जा रहा है तो v एक्चुअल में v1 प्लस v2 हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव स्पीड देखें तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेट रेस्ट पे है और जो वाटर है वो रिलेटिवली v1 प्लस v2 स्पीड से इसकी तरफ जा रही है, प्लेट की तरफ, ठीक है। ओके अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये t टाइम में l लेंथ ट्रेवल कर रहा है, ये जो वाटर है ये इन टाइम t टाइम में l लेंथ आगे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। ओके तो F इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, और डी पी बाई डी टी की जगह हम लिख सकते हैं v इंटू डी एम बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। अब अब v तो ऐसे ही है, अब v की जगह v1 प्लस v2 लिखना है मुझे, और डी एम बाई डी टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी एम बाई डी टी का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम इंटेंसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पे v डैश जो है ये हमारा वो वॉल्यूम है जो t टाइम में, v डैश हमारा क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो टी टाइम में प्लेट तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो मास की जगह वी डैश इंटू रो अपॉन टी। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। मान लेते हैं इस प्लेट का एरिया ए है, लेंथ एल माना है, एरिया इंटू लेंथ आ जाएगा, इंटू रो अपॉन टी। अब एल अपॉन टी लेंथ ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, ये वेलोसिटी ऑफ, ये रिलेटिव स्पीड ऑफ जेट हो जाएगी जो कि v1 प्लस v2 या v है, तो यहाँ पे v आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कहीं भी एरिया नहीं दिया है तो इस एरिया को मुझे हटाना है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम जानते हैं a इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है, तो एरिया ऑफ, अब जितना एरिया यहाँ पे वाटर का है, जेट का है, उतना ही प्लेट पे ये हिट कर रहा होगा। एरिया इंटू यहाँ पे वाटर की, मतलब यहाँ पे जो है प्लेट की स्पीड है v2, मतलब v2 स्पीड से ये इसको इसकी तरफ आ रहा है ना, तो एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो a इंटू v2 कांस्टेंट हो जाएगा। और ये v होता है, इस केस में ये v होता है वॉल्यूम पर सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ वाटर पर सेकेंड, जो कि हमें v यहाँ पे क्वेश्चन में दे ही रखा है ऊपर, ठीक है। इसीलिए हमने इसको कैपिटल v मान लिया। अब यहाँ पे अगर a की वैल्यू निकाले तो v बाई वी टू आ जाएगी, यहाँ रख देते हैं, m बाई डी टी आ गया, इसको 1 में रख देते हैं। फोर्स जो जनरेट होगा वो हो जाएगा F इक्वल टू t की जगह v1 प्लस v2 इंटू डी एम बाई डी टी की जगह रो इंटू v की जगह v1 प्लस v2, कैपिटल V अपॉन v2, सॉल्व होके हो जाएगा तो कैपिटल V v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, यही फोर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है, उसका मास स्मॉल m है, वो टेस्ट पे रखा हुआ है, और t इक्वल टू 0 पे उस पर एक फोर्स लगना शुरू होता है जो कि F नॉट e की पावर माइनस बी टी, ये फंक्शन ऑफ फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। और उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। आपको बताना है कि उसकी स्पीड का ग्राफ क्या होगा इन चारों में से। तो हम जानते हैं फोर्स जो लग रहा है F नॉट e की पावर माइनस बी टी, इस फोर्स को लिख सकते हैं हम m इंटू ए, और a की जगह लिख सकते हैं dv बाई डी टी टू F नॉट e की पावर माइनस बी टी। अब यहाँ पे dv की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आ जाएगी F नॉट बाई m e की पावर माइनस बी आ जाएगी। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। अब देखो इनिशियली स्पीड 0 थी क्योंकि रेस्ट पे है, और फिर स्पीड v हो गई, ठीक है। और टाइम भी ऐसे ही देखे तो इनिशियली टाइम 0 था, फिर टाइम t हो गया। अब dv का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो dv का इंटीग्रल हो जाएगा v, लिमिट हो जाएगी से v इक्वल टू एफ नॉट बाई एम कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, e की पावर माइनस बी टी का इंटीग्रल e की पावर माइनस बी टी अपॉन माइनस बी, फिर लिमिट लगाते हैं 0 से t,
T तक। माइनस बी बाहर ले लो तो ये v माइनस जीरो हो गया, और ये माइनस एफ नॉट बाई एम बी, और e की पावर माइनस बी पहले रखेंगे बीच में माइनस, फिर e की पावर जीरो रखेंगे, t इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एम बी, और ये आ जाएगा ई नॉट की वैल्यू 1 होती है, 1 हो जाएगी। और लेकिन इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस बी की आ गया। अब इसको हमें प्लॉट करना है, ठीक है। बस समझ गया। अब देखो ये तो कंफर्म है, चारों प्लॉट ऐसे हैं जो टी जीरो पे जीरो दे रहे, यानी टी जीरो पे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इन्फिनिटी पे डायरेक्ट चेक कर लो, ठीक है, इसमें चेक कर रहे हैं इन्फिनिटी पे। तो अगर हम देखें जब टाइम इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा तो वेलोसिटी क्या होगी बताओ। तो जब टाइम इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, ये बात पहले बता चुके हैं कैलकुलस में। ये जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी आएगी एफ नॉट बाई एम बी आएगी, यानी क्लियर है सेकंड ग्राफ पे, ठीक है। ग्राफ सेकंड ही टिक कर रहे थे, ठीक है, ग्राफ सेकंड हो जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से देखो ग्राफ बनाना, इसमें डायरेक्ट नहीं बनाना था कि 1 माइनस ई पावर बी टी का ग्राफ बनाना है, लेकिन ग्राफ के बारे में हम मतलब तो हमने फॉर्मूला निकाला उसको, और ग्राफ जो दिए हैं उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन ऑप्शन में है। जैसे मान लो अमन, हाँ, जैसे इस तरह मान लीजिए कोई क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो अगर इसे ग्राफ ही बताना हो तो जैसे मान लो जो भी हमारा रिक्वायर्ड, जैसे मान लो वेलोसिटी पूछा है, एक्सेलरेशन भी पूछा होता, हाँ, तो ग्राफ के लिए 2 पॉइंट पे हमें चेक करने की जरूरत है, या एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट और एक फाइनल पॉइंट, मतलब ऐसा इन्फिनिटी पे। ऐसा नहीं कह सकते, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे 2 पॉइंट मान लो कॉमन होते हैं, अब इसमें हाँ एक पॉइंट कॉमन है कि ओरिजिन सब पे जीरो है, हाँ ठीक है, तो हमने एक पॉइंट चेक ही नहीं किया जीरो वाला, हाँ और एक कंडीशन ऐसा है इन्फिनिटी पे, मतलब इन्फिनिटी पे कांस्टेंट हो रहा है सिर्फ इसी में हो रहा है, किसी और में नहीं हो रहा है, हाँ, लेकिन बाकी किसी एक और में बढ़ने के बाद कांस्टेंट घट भी हो जाएगा। रहा होता है ना, तो बीच को कोई और पॉइंट हमको चेक करना पड़ता है, ओके, ठीक है। मान लो ऐसे दो और ग्राफ, एक और ऐसा ही ग्राफ होता है जिसमें वहां भी ऐसा ही कांस्टेंट दिखाया गया होता है, बस उसका शेप कुछ और होता है। नहीं जैसे हमारे पास शायद टाइम का एक था, जीरो ले लिए, एक इन्फिनिटी ले लिया, अगर बीच में चेक करना होता तो क्या चेक करते? कोई भी अब पॉइंट अब ले जैसे लेते ही मान लो एक थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ए या डी में से कोई आंसर होता है, मान लेते हैं, हाँ हाँ तो देखो जीरो पे सेम है और इन्फिनिटी पे सेम है कि नहीं है। हाँ तो हाँ, अब यहाँ पे कैसे कंफर्म करते हैं कि कौन सा सही ग्राफ है, नहीं कर पाते ना, क्योंकि दोनों पॉइंट पे नहीं सेम रिजल्ट आता। सेम रिजल्ट है ना। हाँ, तो बस अब इसमें क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि देखो यहाँ पे मैक्सिमम अचीव करने में स्लोप बढ़ता हुआ है, हम्म कैसे है देखो, ऐसे बढ़ता हुआ नहीं है स्लोप, हाँ हाँ और यहाँ पे स्लोप देखो घटता हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि हाँ जीरो से मैक्सिमम के बीच में कौन से, मतलब जो भी ग्राफ फॉर्मूला आता उसमें देखते हैं कि जीरो से मैक्सिमम में स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। और अगर इंक्रीजिंग होता तो इसको मार्क करते, डिक्रीजिंग होता, लेकिन इतना टफ नहीं देता, इसीलिए देखो ऐसा दिया है एक बार में तुमने ये निकाला, एक बार में चेक हो गया, ज्यादा टफ दिया ही नहीं है। ठीक ज्यादा टफ तब ठीक, देता है जब आपको कुछ वैसे ही स्टैंडर्ड एग्जाम हो, सेम क्वेश्चन में अगर ग्राफ ना बना होता तो ये ऐसे ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता, ठीक है। ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये है कि एक पर्सन एफ फोर्स लगाता है, ठीक है, बॉडी को मूव करने के लिए, जो फोर्स लगाता है उसका डिस्टेंस के साथ ये ग्राफ है, ठीक है। एल ओके, लेंथ का कोई सरफेस है, उस पर पहले फोर्स पॉजिटिव कांस्टेंट है, फिर सडनली निगेटिव कांस्टेंट, ठीक है। आपको बताना है कि जिस सरफेस पे इस फोर्स को लगा के बॉडी को मूव कराया जा रहा होगा, उस सरफेस में इनमें से कौन सी सरफेस है। जाहिर सी बात है, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि सरफेस कैसी है, हम ये मान के चल रहे हैं कि सरफेस हमारी स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अगर स्मूथ सरफेस है तो आपको फोर्स तभी लगाना पड़ेगा जब आप वेट को उठा रहे हो, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे हॉरिजेंटली बॉडी को मूव कराने में कोई फोर्स नहीं लगता है। तो अगर ओके, हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे फोर्स होना चाहिए जीरो, और यहाँ पे फोर्स होना चाहिए जीरो। अब यहाँ पे कुछ फोर्स लगेगा क्योंकि यहाँ पे बॉडी नीचे आ रही होगी, अब जैसे आप ही हो, कोई चीज आप इस ले जाना चाहते हो नीचे, अगर छोड़ दोगे तो खुद ही नीचे आ जाएगी, लेकिन तुम अगर उसको कांस्टेंट स्पीड से नीचे लाना चाहते हो तो क्या करोगे, इस पे कोई बॉडी पे रस्सी बांधोगे और फिर रस्सी को धीरे धीरे छोड़ोगे ताकि ये कांस्टेंट स्पीड से धीरे धीरे नीचे आए, है ना। ऐसे ही यहाँ पे बॉडी को ऊपर खींचने के लिए कांस्टेंट स्पीड से रस्सी बांध के फिर धीरे धीरे खींचोगे, तब ये बॉडी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ यहाँ जीरो होगा।
इस पार्ट में कहीं भी फोर्स जीरो नहीं है, यहाँ पॉजिटिव कांस्टेंट है या नेगेटिव कांस्टेंट है, जीरो नहीं है, यानी ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। ठीक, अब देखो अगर फ्रिक्शनल हम फोर्स इस का कुछ रिक्वायर्ड नहीं, अब फ्रिक्शनल फोर्स वगैरह कुछ नहीं है ना? हाँ फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा भी नहीं गया, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि स्मूथ सरफेस है। ठीक, ओके, अगली बात हम करते हैं। अब इसमें अगर हम बॉडी को रखें, मान लेते हैं बॉडी यहाँ होती, ठीक, और बॉडी पे वेट लग रहा होता है mg नीचे की ओर। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता, अगर आप यहाँ पे एक एंगल देखते हैं, मान लेते हैं ये एंगल थीटा है थोड़ी देर, ठीक है, हाँ। इस डायरेक्शन में mg cos sin थीटा लगता, सॉरी लगता ना, और mg sin थीटा के अपोजिट आपको F फोर्स लगा के इसको बॉडी को ऊपर खींचना पड़ता, करना पड़ता ना। तो हमारा यहाँ पे F जो आता है वो mg sin थीटा आता, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ भी सेम है। अगर यहाँ पे वेट mg नीचे की ओर है और मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो अब ये ना मान के ये एंगल थीटा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा आएगा, और इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा, और F फोर्स लगा के इसको ऊपर हम खींचेंगे, करेंगे ना। तो हमारा फोर्स तो mg sin थीटा ही है। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो ये सरफेस कैसी है, प्लेन है, तो क्या अगर बॉडी यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, कहीं भी हो, क्या एंगल सेम नहीं रहेगा? रहेगा। तो यहाँ पे जो F फोर्स है ना, F इक्वल टू mg sin थीटा, ये फोर्स कांस्टेंट होगा। यहाँ पे ये फोर्स सडनली चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप पहले इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे, अब आपको इस डायरेक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी धीरे धीरे बॉडी नीचे आएगी। ठीक है, तो फोर्स सडनली जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फोर्स कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे ना ये एंगल थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा, चेंज होता रहेगा। हाँ ये चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि सरफेस के अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट जो होती है ना, वो एक्स एक्सिस से अलग अलग एंगल बनाती है कि नहीं बनाती है? तो ये कांस्टेंट नहीं है, और क्वेश्चन में कांस्टेंट फोर्स दिया गया है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सही आंसर ये है। अच्छा, कोई हमें ये बता सकता है कि अगर ये आंसर सही होता तो हाँ। फोर्स इसमें का हमें एक्सिस constant force का लिया। डायग्राम कैसा होता? फोर्स तब वो कांस्टेंट वैसा साइन का बनता, मतलब ऐसे कर्व्ड रहता। कर्व्ड रहता या स्ट्रेट रहता, कैसा रहता? कांस्टेंट नहीं रहता नहीं सर। नहीं कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज हो रहा है ना, लेकिन वैसे बनता, मतलब ये देखो अमन, ये स्टेप की तरह बना है, लेकिन वो साइन का बनता। वो नहीं हो, फिर फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाता, पहले कम से ज्यादा की ओर बढ़ता, फिर ज्यादा से बढ़ता कम की कितना? ओर। पहले तो कम वही से ज्यादा की ओर बढ़ता कि ज्यादा से कम की ओर बढ़ता? ज्यादा से कम की ओर। हाँ, ज्यादा से कम की ओर बढ़ता। क्यों ज्यादा से कम की ओर बढ़ता? क्योंकि एंगल ना धीरे धीरे कम हो रहा है, हाँ और एंगल कम हो रहा है, तो यहाँ पे देखो mg sin थीटा आ रहा है ना, तो साइन की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी, कि एंगल धीरे धीरे जीरो हो रहा है। देखो यहाँ पे फिर आके एंगल बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा ना। तो पहले मतलब कांस्टेंट, मतलब पॉइंट से शुरू होगा। एक हाई वैल्यू से धीरे धीरे कम होता, जीरो होता, और फिर निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता। उसी को बस कर्व कर देते, जो क्लियर दिया है है ना? डायग्राम में उसको कर्व कर देते। ठीक है, तो ऑप्शन जब आपके सामने होता तो ऐसे बना सकते हो। अगला देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, और वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में विद मोमेंटम p, यानी उसका इनिशियल मोमेंटम p है। मान लेते हैं इसमें पहले से ही मोमेंटम p था, ठीक है, और इस समय टाइम हुआ था 0, और फिर उस पर एक फोर्स लगा जिसकी वजह से उसका मोमेंटम हो गया 3p, और ये फोर्स कैपिटल T टाइम तक लगा। ठीक है, और ये जो फोर्स लगा इस पे इसी सेम डायरेक्शन में लगा, और ये फोर्स की वैल्यू थी F इक्वल टू के टी। यानी देखो यहाँ पे फोर्स जो है ना वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है, टाइम पे डिपेंडिंग फोर्स। जब स्टार्ट हुआ होगा तब फोर्स 0, फिर धीरे धीरे फोर्स बढ़ रहा है। ठीक है, ये फोर्स इंक्रीजिंग फोर्स है। अब हमें बताना है कि ये टाइम कैपिटल टी कितना है। देखो फोर्स का फॉर्मूला होता है dp बाई dt, लगाएंगे पीछे कर रहे थे। फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं m। अच्छा, अब हम यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला dp बाई dt होता है, और ये फोर्स हमको दे रखा है kt के बराबर दे रखा है। dp इक्वल टू हो जाएगा k t dt हो जाएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। अब मोमेंटम में चेंज कहाँ से कहाँ आ रहा है? p से 3p, और टाइम में चेंज 0 से कैपिटल T। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो dp का इंटीग्रल p हो जाएगा, लिमिट dp से p,
इक्वल टू के कांस्टेंट बाहर है, टी का इंटीग्रल टी स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से कैपिटल टी जो देगा 3p माइनस अपर माइनस लोअर रखेंगे इक्वल टू के बाई 2 बाहर कैपिटल टी स्क्वायर माइनस 0 यहाँ पे आ जाएगा p और 2 इधर आ जाएगा, तो यानी 4p इक्वल टू के टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी के टी हो जाएगा 2 बाहर अंडर रूट टी बाई के। ठीक है, दोनों का आंसर सही। अगला देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि एक स्टेशनरी बॉडी, मान लेते हैं एक यहाँ पे मास है, ये पहले 3 kg का मास था। ठीक है, अब इसके 3 इक्वल पार्ट हो गए, तो दो पार्ट एक दूसरे परपेंडिकुलर चले गए, तो मान लेते हैं एक इस डायरेक्शन में चला गया एक्स डायरेक्शन में 1 kg का, और एक इस डायरेक्शन में चला गया वाई डायरेक्शन में, ये भी 1 kg का। ठीक है ना, और ये वाला जो है ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया है, और ये वाला 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गया है। ठीक है, अब हमको बताना है कि जो थर्ड मास है वो किधर गया होगा। तो देखो, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देखें, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम बराबर होना है, और वेक्टर फॉर्म में ही मोमेंटम को लेना है। ठीक है, तो इनिशियली मोमेंटम था 0 और फाइनली 3 बॉडी है, तो इसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, तो इसका मोमेंटम है 1 इंटू इसकी स्पीड है 3 और एक्स डायरेक्शन में है तो आई कैप प्लस, और दूसरे वाले का है 1 इंटू की स्पीड है 4 इंटू जे कैप प्लस, तीसरे का भी मास 1 है इंटू मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी एज अ वी वेक्टर है, वी वेक्टर आ गया -3 आई कैप -4 जे कैप। इसका मतलब है क्लियर कि जो थर्ड 1 किलोग्राम मास है, ठीक है, उसमें आई मतलब एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है ना, यानी कि वो इस डायरेक्शन में आया है। ठीक है, और होना भी यही चाहिए, तब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तभी टोटल मोमेंटम 0 हो रहा होगा। ठीक, तो ये वेलोसिटी आ गई। अब हमको फोर्स निकालना था, तो फोर्स का फॉर्मूला, अच्छा फोर्स का हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन के साथ बताना हो तो आप जो है इसका यूज कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो कि एफ अगर एज अ वेक्टर बताना है तो फॉर्मूला क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम टी। अब देखो, ये एफ टोटल फोर्स नहीं है, ये एफ सिर्फ थर्ड बॉडी का है, तो थर्ड बॉडी का जो फाइनल मोमेंटम है वो कितना है, ये है 1 इंटू -3i -4j माइनस, और थर्ड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम 0 ही था क्योंकि पूरी पहले बॉडी रेस्ट पे ही थी, अपॉन टाइम कितना लगा 10⁻⁻4। ठीक है, तो एफ एज अ वेक्टर आ जाएगा माइनस बाहर p(i) कैप प्लस 4j कैप इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन में। अगर आपको मैग्नीट्यूड बताना है एफ का तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, इसका रूट ले, मतलब मैग्नीट्यूड ले लेंगे जैसे लेते हैं वेक्टर में, तो आ जाएगा 5 × 10⁻⁻4 न्यूटन। क्लियर है, 10⁻⁴ हो जाएगा ना, हाँ सॉरी +4 +4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा टफ नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी पे फोर्स लगाया, ठीक है, बॉडी पहले रेस्ट पे थी फिर वो मोशन में आई, ठीक है, और जो फोर्स लगाया वो वेरिंग फोर्स, लेकिन उस वेरिंग फोर्स का फॉर्मूला ना देके ग्राफ बता दिया कि वो फोर्स ऐसे वेरी कर रहा है। ये ग्राफ सेमी सर्कुलर है, आपको बताना है कि जब ये फोर्स काम करना बंद कर देता है, जैसे मान लो ये पेन है, अब इस पे अभी फोर्स नहीं लग रहा है रेस्ट पे, जब हमने फोर्स लगाया तो लगाते गए अभी भी फोर्स लगा रहे, और जब फोर्स हटा लिया उसके बाद जो इसमें स्पीड आई वो यू है, ऐसे फोर्स लगा रहे तो लगाया, जब फोर्स हटा लिया तो जो स्पीड आई वो यू है, तो स्पीड यू का फॉर्मूला हमें बताना है। के लिए फॉर्मूला बनाना है F0 और यहाँ पे टी के टर्म में, और मान लेते हैं ये फोर्स अभी लगना शुरू किया और जब तक लगता रहा वो टाइम कैपिटल टी है। ठीक है, तो जितनी देर वो फोर्स लगा वो टाइम कैपिटल टी है। ठीक है, अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि इम्पल्स जो होता है, ठीक है, वो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, और इम्पल्स का दूसरा फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी था, याद है कि नहीं याद है। अब ये इंटीग्रल हम कैसे निकालें, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमने ये बताया था कि जो भी चीजें इंटीग्रेशन से आती हैं वो एरिया को रिप्रेजेंट करती हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन एरिया बताता है। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये वाई एक्सिस हो और ये एक्स एक्सिस हो, ठीक है, और कोई कर्व हो, तो उस कर्व का के अंडर जो एरिया आएगा तो फॉर्मूला, उस एरिया का फॉर्मूला वाई डी एक्स का इंटीग्रल नहीं होगा, तो हम मान लेते हैं x1 से x2 तक के, ये बात बताई थी, याद है कि नहीं याद है। ठीक, तो अगर हम यहाँ 0 से t तक के ले, ठीक, तो ये एफ डी टी एक्चुअल में एरिया होना चाहिए। अगर यहाँ पे कैपिटल एफ फोर्स पता होता तो उसको रखते इंटीग्रेट करते, लेकिन ये हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन का
ज्योमेट्रिकल मीनिंग एरिया होता है, यानी कि अगर हमें एफ फोर्स नहीं पता है लेकिन अगर ये एरिया पता है तो भी काम चल जाएगा, और ये एरिया पता ही है क्योंकि ये ग्राफ सेमी सर्कुलर है, क्वेश्चन में कही दिया है, यानी कि सीधे सीधे चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो एरिया के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? और एरिया हाँ होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्योंकि ये सेमी सर्कल है, तो पाई एफ नॉट स्क्वायर बाई 2। अब ये चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसकी जगह आ जाएगा एम यू माइनस 0 क्योंकि इनिशियल तो 0 था, इक्वल टू पाई एफ नॉट स्क्वायर बाई 2। तो यू का वैल्यू हो जाएगा पाई एफ नॉट स्क्वायर बाई 2m। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे क्वेश्चन कल करते हैं। आज ओके बाय।